नमस्कार, कैसे हैं आप? तो बहुत दिनों के बाद एक नया नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और ये बिल्कुल भी डिटेक्टिव और सस्पेंस नावल नहीं है, थोड़ी सी अलग कहानी है। कभी कभी कुछ कुछ अलग कहानी भी सुननी चाहिए, है ना? एक जैसी कहानी क्या सुनना। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध नावल है, खालिद हुसैनी का लिखा हुआ द काइट रनर। और जिन लोगों को नहीं पता, खालिद हुसैनी का जन्म अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था और ये उनका पहला उपन्यास है जो 40 देशों में प्रकाशित हो चुका है। 2003 में ये प्रकाशित हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 2 साल से अधिक समय तक ये बेस्ट सेलर में रहा। मैंने आपको भी बताया कि 40 भाषाओं में प्रकाशित हुआ और साथ में 12 लाख से ज़्यादा की इसकी प्रतियाँ बिक चुकी हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये फेमस नावल रहा होगा। और ये कहानी है 2 अफ़गानी लड़कों के बारे में कि कैसे बचपन के दोस्त युद्ध के समय जो परेशानियाँ आती हैं, आपदाएँ आती हैं, उससे अलग हो जाते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी 2 अलग अलग रास्तों का रुख ले लेती है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि खालिद हुसैनी अभी उत्तरी कैलिफोर्निया में रहते हैं और UNHCR के गुडविल एम्बेसडर हैं। इंग्लिश से इस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद किया है रियाज़ उल हक ने, जो कि एक पत्रकार हैं और काफ़ी लिखते हैं। उनका ब्लॉग भी बहुत मशहूर ब्लॉग्स में गिना जाता है हिंदी के। तो शुरू करते हैं नावल द काइट रनर, जिसे लिखा है खालिद हुसैनी ने और अनुवाद किया है रियाज़ उल हक ने। तो किताब को वो समर्पित करते हैं। ये किताब मेरी आंखों के नूर हारिस और फ़रहा और अफ़गानिस्तान के बच्चों को समर्पित है। हारिस और फ़रहा खालिद हुसैनी के बच्चे हैं। तो अब ये नावल शुरू करते हैं। दिसंबर 2001, वो 1975 की सर्दियों के उदासी से भरे दिन थे। उन्हीं दिनों ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ। तब मैं 12 साल का था। मुझे ठीक ठीक याद है वो पल जब मैं जमे हुए नाले के पास मिट्टी की उस भुरभुरी दीवार के पीछे दुबके हुए गली में झांक रहा था। उस दिन को बीते बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने जान लिया है कि लोग अतीत के बारे में और उसको दफनाए जाने के बारे में जो कुछ कहते हैं वो गलत है, क्योंकि अतीत कभी दफन नहीं होता, वो आपकी ज़िंदगी में बना रहता है। बीते दिनों की ओर मुड़कर देखते हुए मुझे लगता है कि मैं पिछले 26 सालों से उस वीरान गली में देखता आ रहा हूँ। पिछली गर्मी में एक दिन पाकिस्तान से मेरे दोस्त रहीम खान ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। रसोई घर में खड़े होकर उनका फ़ोन सुनते हुए मुझे पता था कि मैं सिर्फ रहीम से ही बात नहीं कर रहा हूँ। लगा कि फ़ोन के दूसरी तरफ उन गुनाहों से भरा मेरा अतीत है जिन पर मैंने कभी पछतावा नहीं किया। फ़ोन रखने के बाद मैं गोल्डन गेट पार्क के उत्तरी छोर पर मौजूद स्प्रेकल्स लेक तक गया। दोपहर के ठीक बाद का सूरज पानी पर चमक रहा था, जहाँ दर्जनों छोटी नावें ताजगी भरी हवा के हल्के झोंकों के साथ तैर रही थीं। तब मेरी नज़र ऊपर उठी और मैंने पाया कि लंबी नीली पूंछ वाली लाल पतंगों का एक जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। वे पार्क के पश्चिमी छोर पर खड़े पेड़ों और पवन चक्कियों के ऊपर नाच रहे थे। एक साथ उड़ते हुए वो नीचे सैन फ्रांसिस्को को देख रही एक जोड़ी आंखों की तरह दिख रहे थे। सैन फ्रांसिस्को, वो शहर जिसे अब मैं अपना घर कहता हूँ। और तभी हसन की आवाज़ मेरे दिमाग में फुसफुसाई, तुम्हारे लिए हज़ारों बार। कटे हुए होठों वाला वो पतंगबाज हसन। मैं पार्क में बदमजनू के पेड़ के पास बैठ गया। मैंने रहीम खान की बातों के बारे में सोचा जो उन्होंने थोड़ी देर पहले फ़ोन रखते समय कही थी, मानो उनको बाद में कुछ सोचा हो। एक रास्ता है जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर उन जुड़वा पतंगों को देखा। मैंने हसन के बारे में सोचा, बाबा के बारे में, अली, काबुल। मैंने उस जीवन के बारे में सोचा जो 1975 की सर्दियों तक मेरे साथ था और उसके बाद सब कुछ बदल गया और मैं वो बन गया जो आज मैं हूँ। हसन और मैं जब हम बच्चे थे तो अपने घर के रास्ते में मौजूद पहाड़ी पीपल यानी पॉपुलर पर चढ़ जाते और अपने पड़ोसियों के घरों में शीशे के ज़रिए धूप चमकाकर उन्हें तंग करते थे। हम ऊंची डालों पर पास पास बैठे होते, हमारे नंगे पैर झूल रहे होते,
हमारी पैंट की जेब सूखी तूत और अखरोट से भरी होती। तूत खाते हुए हम शीशे अपनी तरफ घुमा लेते, उनसे एक दूसरे को मारते हुए खिलखिलाते और हंसते। मैं अब भी हसन को देख सकता हूँ उन पेड़ों पर, पत्तियों से छनकर आती धूप को उसके कमाल के गोल चेहरे पर पड़ते हुए। ऐसा चेहरा मानो काठ में से एक चीनी गुड़िया निकल आई हो। उसकी चपटी और चौड़ी नाक, बांस की पत्तियों की तरह तिरछी पतली आँखें। रोशनी बदलने के साथ ही ये आँखें भी बदल जाती, कभी सुनहरी दिखती, कभी हरी और कभी नीली। मैं अब भी उसके नीचे झुके छोटे कानों और उसके नुकीली ठुड्डी पर उभरे हुए मांस को देख सकता हूँ, जो ऐसे दिखती थी कि मानो बाद में ख्याल आने पर उसे अलग से जोड़ दिया गया हो। और उसका कटा हुआ होठ बीच वाली रेखा के थोड़ा बाएं, मानो वहाँ चीनी गुड़िया बनाने वाले कारीगर का औजार चूक गया हो, या शायद हसन यूं ही थका हुआ और बेपरवाह बड़ा हुआ था। हसन का निशाना अचूक था और कभी कभी उन पेड़ों पर बैठे हुए मैं उसे पड़ोसी के एक आँख वाले जर्मन शेपर्ड को अखरोट से निशाना लगाने के लिए उकसाता। वैसे हसन तो कभी नहीं चाहता, लेकिन जब मैं कहता, सचमुच कहता, तो वो मना नहीं कर पाता। हसन ने मुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। और हसन का निशाना क्या कमाल का था। हसन के अब्बा अली हमें पकड़ लेते और उखड़ जाते। उनका गुस्सा उस तरह का होता जितना अली जैसा एक भला आदमी कभी गुस्सा कर सकता है। उनकी उंगली पकड़कर मैं पेड़ से उतरता। वे शीशा ले लेते और अपनी अम्मी का एक सबक हमें बताते कि शैतान भी शीशे चमकाता है ताकि मुसलमान नमाज से भटक जाएं, और वो ऐसा करते हुए हंसता है। अपने बेटे को उतारते हुए वो हमेशा ये दोहराते थे, हाँ अब्बा। नीचे की ओर अपने पैरों पर ताकता हुआ हसन में आता, लेकिन वो कभी मेरा नाम नहीं लेता। वो कभी नहीं बताता कि शीशा चमकाने और पड़ोसी के कुत्ते को अखरोट से मारने की सलाह हमेशा मेरी होती थी। पोपलार के पेड़ एक कतार में थे, जिनसे होकर लाल ईंटों वाली एक सड़क लोहे के एक बड़े से दरवाजे तक ले जाती थी। वे दरवाजे उस सड़क का ही एक विस्तार थे और मेरे अब्बा की जागीर में खुलते थे। मकान ईंटों की उस सड़क की दाहिनी तरफ था और पीछे का आंगन इसके आखिरी छोर पर। हर आदमी से इत्तेफाक रखता था कि मेरे बाबा यानी मेरे अब्बा ने पूरे वज़ीर अकबर खान ज़िले में सबसे खूबसूरत घर बनाया है। ये ज़िला काबुल के उत्तरी हिस्से में है। कुछ लोगों को तो लगता था कि ये पूरे काबुल के सबसे सुंदर घरों में से है। गुलाब की झाड़ियों से सजी एक बड़ी सी रविश चौड़ी खिड़कियों और मार्बल के फर्श वाले हमारे आलीशान मकान तक आती थी। चारों हम्मामों के फर्श पर बिछी बारीक पच्ची कारी वाली टाइलें बाबा इस्फहान से लेकर आए थे। दीवारों पर लगी हुई सोने से मड़ी दरियां बाबा कलकत्ता से लाए थे। छत में क्रिस्टल का बड़ा सा झाड़ फानुस झूलता रहता था। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर मेरे सोने का कमरा था, उसी पर बाबा का कमरा भी था और उनका स्टडी रूम था, जिसे स्मोकिंग रूम भी कहते थे। वो हमेशा तंबाकू और दालचीनी की गंध से भरा रहता था। अली की लगाई दस्तरख्वान से उठकर बाबा और उनके दोस्त चमड़े की काली कुर्सियों में पसर जाते। वे अपने पाइपें भर लेते, केवल बाबा ही हमेशा इसे पाइप को मोटा करना कहते, और फिर वे अपने 3 पसंदीदा मौजूओं पर बात करते, सियासत, कारोबार और फुटबॉल। कभी कभी जब मैं बाबा से उनके साथ बैठने के लिए पूछता तो वो दरवाजे के रास्ते में खड़े हो जाते और कहते, चलते बनो, ये बड़े लोगों का वक्त है, जाकर अपनी कोई किताब क्यों नहीं पढ़ते। वो दरवाज़ा बंद कर लेते और मैं हैरानी में पड़ जाता, क्यों ये हमेशा बड़े लोगों का ही वक्त होता है। मैं अपने घुटने सीने से लगाकर दरवाजे से सट कर बैठ जाता, उनके ठहाके और गपशप सुनते हुए। कभी कभी मैं वहाँ 1 घंटे तक बैठा रहता और कभी कभी 2 घंटों तक। नीचे की बैठक में दीवार घुमावदार थी, जिसमें कैबिनेट बने हुए थे। उसके भीतर फ्रेम की हुई खानदानी तस्वीरें लगी थीं। 1931 में ली गई एक बहुत पुरानी तस्वीर थी, जिसमें मेरे दादा और शाह नादिर शाह एक मरी हुई हिरण के सामने खड़े थे। वे घुटनों तक लंबे बूट पहने थे और राइफल उनके कंधों पर लटक रही थी। ये तस्वीर शाह के कत्ल के 2 साल पहले की थी। वहाँ मेरे अम्मी और अब्बू की शादी की रात की तस्वीर भी थी। बाबा अपने काले सूट में चमक रहे थे और अम्मी सफ़ेद कपड़ों में शहजादियों की तरह मुस्कुरा रही थी। यहाँ एक और तस्वीर में बाबा अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने कारोबार के साथी
रहीम खान के साथ हमारे घर के बाहर खड़े थे। उनमें से कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था। मैं इस तस्वीर में छोटा सा बच्चा था और अब्बा मुझे पकड़े हुए थे। वो बहुत थके और बुझे हुए दिख रहे थे। मैं उनके हाथों में था, लेकिन मेरी उंगलियां रहीम खान की छोटी उंगली के गिर्द लिपटी हुई थी। घुमावदार दीवार में ही खाने के कमरे का दरवाज़ा था, जिसके बीचों बीच मोहगनी की टेबल थी। ये इतनी बड़ी टेबल थी कि इस पर 30 मेहमान आसानी से बैठ सकते थे। और चूँकि मेरे अब्बा को शानदार दावतों का बेहद शौक़ था, इसलिए हर हफ्ते हमारे यहाँ बड़ी दावतें होती थीं। खाने के कमरे की एक तरफ मार्बल का लंबा फायरप्लेस था, जिसमें सर्दियों के मौसम में नारंगी रंगत वाली आग जला करती थी। शीशे का एक बड़ा सा सरकने वाला दरवाज़ा छत पर खुलता था। छत आधी गोलाई में बनी हुई थी, जिससे 2 एकड़ का पिछवाड़ा और चेरी के दरख्तों की कतारें दिखती थीं। बाबा अली ने पूरब की दीवार से लगी हुई सब्जियों की क्यारी बना ली थी। टमाटर, पुदीना, काली मिर्च और भुट्टे की एक कतार जो कभी फली ही नहीं। हसन और मैं इसे बीमार भुट्टे की दीवार कहते थे। बागीचे के दक्षिणी छोर पर लॉकट के दरख्तों के साए में नौकरों का कमरा था। ये मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ हसन अपने अब्बा के साथ रहता था। वहीं उसी छोटी सी झोपड़ी में हसन 1964 की सर्दियों में पैदा हुआ था। वो मेरी पैदाइश के दौरान मेरी माँ के मर जाने के हादसे के ठीक 1 साल बाद पैदा हुआ था। उस घर में 18 साल रहने के दौरान मैं, हसन और अली के क्वार्टर में महज कुछ ही बार गया था। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप जाता और हम अपना खेल ख़त्म करते, तो हसन और मेरे रास्ते अलग हो जाते। मैं गुलाबों की रविश से होते हुए बाबा की हवेली की तरफ बढ़ जाता और हसन मिट्टी की उस झोपड़ी में जहाँ वो पैदा हुआ था और जहाँ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई। मुझे याद है, वो एक छोटा सा साफ़ सुथरा घर था, जिसमें किरासन के दिए की हल्की रोशनी फैली रहती। कमरे की दूसरी तरफ 2 चटाइयाँ थीं। बीच में उधड़ा हुआ हैरात का एक कंबल, जिसके दोनों कोने घिस गए थे। एक तिपाई और कोने में रखा लकड़ी का एक टेबल, जहाँ हसन चित्रकारी किया करता। दीवारें नंगी खड़ी थीं, जिन पर दीवारों पर टांगने वाली एक अकेली दरी लटकी हुई थी। दरी पर दानों से सीकर अल्लाह अकबर लिखा हुआ था। इसे बाबा एक बार मशहद के अपने दौरे से लौटते हुए अली के लिए लाए थे। 1964 के एक ठंडे दिन में इसी छोटी सी झोपड़ी में हसन की अम्मी सनोबर ने उसे जन्म दिया था। मेरी अम्मी ने मेरी पैदाइश के वक्त खून बहने से दम तोड़ दिया था। वहीं हसन अपनी अम्मी से अपनी पैदाइश के 1 हफ्ते के बाद बिछड़ गया। हसन की अम्मी का चले जाना अफ़गानियों की निगाह में मर जाने से भी बदतर था। वो गाने और नाचने वाले खाना बदोश कबीले के साथ भाग गई थी। हसन ने कभी अपनी अम्मी के बारे में बात नहीं की, मानो वो कभी रही ना हो। मैं हमेशा ये सोचता रहता, क्या कभी हसन उनके बारे में सोचता है कि वो कैसी दिखती थीं, कहाँ थीं। मैं हमेशा ये सोचता रहता कि क्या कभी हसन उनसे मिलने के बारे में सोचता है। क्या उसे अपनी अम्मी के लिए दर्द होता है, जैसे मुझे अपनी अम्मी के लिए होता है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन एक नई ईरानी फिल्म देखने के लिए हम अपने घर से जैनब सिनेमा की तरफ जा रहे थे। हमने इस्तकलाल मिडिल स्कूल के पास फौजी बैरकों से होकर जाने वाला एक छोटा रास्ता पकड़ा। ऐसा करने के लिए बाबा ने हमें मना किया था, लेकिन वे उन दिनों रहीम खान के साथ पाकिस्तान में थे। हमें उम्मीद थी कि बैरकों को घेरने वाली बाड़ एक छोटे नाले के पास खुली हुई है और धूल से भरे एक खुले मैदान में टूटी पड़ी है, जहाँ पुरानी बेकार पड़ी तोपें धूल खा रही हैं। फौजियों का एक दल उन तोपों के साए में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और ताश खेल रहा था। उनमें से एक ने हमें देख लिया। उसने अपने साथी को कोहनी मारते हुए हसन को पुकारा। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ, उसने कहा। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वो एक गोल मटोल आदमी था, जिसने अपने सर के बाल मुंडवा रखे थे और उसके चेहरे पर काली खुंटियाँ थीं। जिस तरीके से उसने हमें ललकारा था, उससे मैं डर गया था। मैंने हसन से बुदबुदाकर कहा, चलते रहो। तुम हज़ारा, देखो मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, फौजी चिल्लाया। उसने अपनी सिगरेट अपने साथी को दे दी, फिर अपनी एक हाथ की तर्जनी और अंगूठे से गोल घेरा बनाया। दूसरे हाथ की बड़ी उंगली उस घेरे में डाल दी और फिर डाली और निकाली। पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मैं उसकी असली चीज़ को जानता हूँ। मैंने उस खाई के पास उसे पीछे से ली है। फौजी हंसे।
उनमें से एक की आवाज़ भयानक थी। मैंने हसन से कहा, चलते रहो चलते रहो। क्या छोटी सी चुस्त और मीठी चूत है उसकी। वो फौजी अपने साथियों के साथ हाथ मिलाते हुए हंसकर कह रहा था। बाद में जब फिल्म शुरू हो चुकी थी तो अंधेरे में मैंने हसन को अपने पास सुबकते हुए सुना। आंसू उसके गालों से होकर गिर रहे थे। अपनी सीट से बढ़कर मैंने उसे अपनी बाहों में घेरा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना सर मेरे कंधों पर टिका दिया। मैंने उसे फुसफुसा कर कहा, उसने तुम्हें कोई और समझ लिया था, कोई और समझ लिया था उसने तुम्हें। मुझे पता लगा था कि सनोबर के लापता हो जाने पर किसी को हैरत नहीं हुई थी। लोगों की भौहें तभी टेढ़ी हुई थी जब कुरान के हाफिज़ अली ने अपने से 19 साल छोटी सनोबर से शादी की थी। वो खूबसूरत लेकिन बहुत चरित्रहीन और बेवफा औरत थी। वो काफ़ी बदनाम थी। अली की तरह वो भी शिया मुसलमान और ख़ानदानी हज़ारा थी। हज़ारा एक जाति है, उसका नाम है। वो उसकी पहली चचेरी बहन थी और इसलिए वो उसकी बीवी होने की कुदरती पसंद थी। लेकिन इन समानताओं के बावजूद अली और सनोबर में बहुत कम चीज़ें मिलती जुलती थीं। उनकी बनावट तो और भी नहीं। जहाँ सनोबर की आंखें बेहद हरी और चेहरा सुंदर था और यह अफवाह थी कि उसकी खूबसूरती जाने कितने लोगों को गुनाह के लिए उकसा चुकी है, वहीं अली के चेहरे की निचली पेशियाँ पैदाइशी फालिज के कारण लटकी रहती थीं, जिसके कारण वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता था और हमेशा लटका हुआ चेहरा लिए फिरता था। अली के पत्थर जैसे सपाट चेहरे को खुश या उदास देखना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी भूरी आंखें ही मुस्कुराहट या दुख से भरी होती। लोग कहते हैं कि आंखें रूह की खिड़की होती है। अली से बढ़कर किसी के लिए ये इतना सच नहीं था जो अपने आंखों के ज़रिए ही खुद को उजागर कर सकता था। मैंने सुन रखा था कि सनोबर की मस्त चाल और डोलते हुए कूल्हे मर्दों को कुफ्र के भूल भलैये में धकेल देते थे, लेकिन पोलियो की वजह से अली की दाहिनी टांग मुड़कर सूख गई थी। उसकी टांग का मांस बहुत कम था, मानो हड्डियों के ऊपर बस चमड़ी मढ़ दी गई हो। मुझे याद है कि एक दिन अली मुझे नान लाने के लिए बाजार ले जा रहा था। तब मैं 8 साल का था। मैं उसके पीछे चल रहा था और लड़खड़ाते हुए उसके चलने की नकल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी सूखी हुई टांग को एक बड़ी सी मेहराब की तरह झूलते हुए देखा। जब वो अपना दाहिना पाँव जमीन पर रखता तो उसका पूरा शरीर दाहिनी तरफ झुक जाता। ये एक छोटे मोटे चमत्कार की तरह था कि वो हर कदम पर थोड़ा मुड़ जाता। जब मैंने उसकी तरह चलने की कोशिश की तो मैं एक गटर में गिरते गिरते बचा। मेरी हंसी छूट पड़ी। इस पर अली पीछे मुड़ा तो उसने मुझे अपनी नकल करते पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, ना तो तब ना ही बाद में कभी। वो बस चलता रहा। अली के चेहरे और चलने के तरीके की वजह से पड़ोस के कुछ छोटे बच्चे डर जाते थे, लेकिन असली दिक्कत बड़े बच्चों के साथ थी। जब वो लड़खड़ाता हुआ चलता तो वो गलियों में उसका पीछा करते और उसे चिढ़ाते। कुछ तो उसे बबलू या शैतान कहने लगते थे। हो बबलू, आज तुम्हें किसने खाया? कौन तुम्हें खा गया, जो चपटी नाक वाले बबलू? वो एक सुर में मिलकर हंसते। वे उसे चपटी नाक वाला कहते क्योंकि अली और हसन में हज़ारा मंगोलियाई खासियतें थीं। बरसों तक मैं हज़ारा लोगों के बारे में बस यही जानता था कि वो मुग़लों के वंशज हैं और थोड़ा बहुत चीनी लोगों की तरह दिखते हैं। स्कूल की किताबों में बस उनका जिक्र भर मिलता है, जिनका हवाला चलते चलाते दिया रहता है। उन्हीं दिनों में एक दिन जब मैं बाबा के स्टडी रूम में उनका सामान उलट पुलट रहा था तो मुझे अम्मी की एक पुरानी इतिहास की किताब मिली। इसे खुरामी नाम के एक ईरानी ने लिखा था। मैंने उसकी धूल फूकी। उस रात लोगों की नज़र बचाकर उसे अपने बिस्तर में ले गया और ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें हज़ारा की तारीख पर पूरा एक अध्याय है। हसन के लोगों का एक पूरा अध्याय। मैंने पढ़ा कि मेरे लोगों ने यानी पश्तूनों ने हज़ारा लोगों को सज़ाएं दी हैं, उन्हें सताया है। उसमें लिखा था कि हज़ारा लोगों ने पश्तूनों के खिलाफ 19वीं सदी में उठ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पश्तूनों ने उन्हें बयान नहीं किए जा सकने वाले खून खराबे में कुचल दिया। किताब में लिखा था कि मेरे लोगों ने हज़ारा लोगों का कत्ल किया, उन्हें उनकी ज़मीनों से खदेड़ दिया, उनके घर जला दिए और उनकी औरतों को बेच दिया। किताबों के मुताबिक पश्तूनों की तरफ से हज़ारा लोगों पर किए जाने वाले जुल्म की एक वजह ये थी कि पश्तून सुन्नी मुसलमान थे जबकि हज़ारा शिया थे। किताब ने मुझे इतनी सारी बातें बताई जिन्हें मैं नहीं जानता था। उन बातों का तो मेरे उस्तादों ने भी कभी जिक्र नहीं किया था। बाबा ने भी कभी उनका जिक्र नहीं किया। इसमें मुझे कुछ ऐसी बातें भी पता लगी जिन्हें मैं जानता था,
जैसे हज़ारा लोग चूहे खाते हैं, वो चपटी नाक वाले होते हैं, वो असबाब ढोने वाले गधे हैं। मैंने सुना था कि यही कहकर पड़ोस के बच्चे हसन को चिढ़ाते थे। अगले हफ्ते क्लास के बाद मैंने ये किताब अपने उस्ताद को दिखाई और हज़ारा लोगों का उस अध्याय का जिक्र किया। उन्होंने कुछ पन्नों पर नज़र डालने के बाद हंसते हुए मुझे वो किताब लौटा दी। अपने कागजात उठाते हुए वो बोले, शियाओं ने यह काम खूब किया है। वो खुद को शहीदों के रूप में पेश करते हैं। शिया लफ्ज़ बोलते हुए उन्होंने अपनी नाक इस तरह से कोड़ी मानो वो कोई बीमारी हो। लेकिन अपनी कबीलाई विरासत और एक ही ख़ानदान से होने के बावजूद सनोबर अली को चिढ़ाने में पड़ोस के बच्चों का साथ देने लगी। मैंने सुना था कि वो अली के बारे में अपनी नापसंदगी को छुपाती नहीं थी। वो खींचती, ये कोई शौहर है? मैंने बूढ़े गधों को देखा है जो इससे बेहतर शौहर हो सकते हैं। आखिर में अधिकतर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये शादी अली और उसके चाचा सनोबर के अब्बा के बीच किसी समझौते जैसी कुछ थी। वे कहते कि अली ने अपने बदनाम चाचा की इज्जत को बहाल करने के लिए अपनी चचेरी बहन से शादी की। हालांकि अली भी 5 साल की उम्र में यतीम हो गया था और उसके पास भी कोई अहम जायदाद तो थी नहीं। अली ने कभी अपने तंग करने वालों को कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि कुछ तो इसकी वजह ये होगी कि वो अपने मुड़े हुए पैरों से जो उसके पीछे घिसटते रहते हैं उन्हें कभी पकड़ नहीं सकता था। लेकिन सबसे बढ़कर इसलिए कि अली अपनी जलालत से बेपरवाह हो गया था। उसने अपनी खुशी और अपने सारे दुखों का इलाज उस पल पा लिया जब सनोबर ने अली को जन्म दिया। वो बेहद साधारण मौका था। अली की पैदाइश के वक्त ना बच्चा पैदा कराने वाले डॉक्टर थे, ना बेहोशी की दवा देने वाले डॉक्टर और ना ही दूसरा डॉक्टरी साजो सामान। सनोबर बस खाली एक धब्बेदार चटाई पर अली के साथ पड़ी थी और एक दाई उसकी मदद कर रही थी। उस बच्चे को जन्म देते हुए बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हसन अपनी कुदरत के साथ ही पैदा हुआ था। वो किसी को चोट पहुंचाने के काबिल नहीं था। थोड़ी बहुत गुड़गुड़ाहटों और एक आध धक्कों के बाद ही हसन बाहर आ गया था। जब वो बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। उस बातूनी दाई ने एक पड़ोस के नौकर को बताया था, जिसे पड़ोसी के नौकर ने बाद में सबको बता दिया था कि सनोबर ने अली की बाहों में पड़े बच्चे पर एक नज़र डाली, उसके कटे हुए होठ को देखा और एक तीखी हंसी हंसी। उसने कहा, अब तुम संभालो अपने इस बदमाश बच्चे को। उसने हसन को गोद में लेने से भी मना कर दिया और महज 5 दिनों के बाद ही वो घर छोड़कर चली गई। बाबा ने हसन को दूध पिलाने के लिए वही औरत रख ली थी जिसने मुझे दूध पिलाया था। अली ने हमें बताया था कि वो औरत बुद्ध की मूर्ति वाले शहर बामियान की नीली आंखों वाली एक हज़ारा औरत थी। वो हमें बताता, कितनी मीठी और गाती हुई आवाज़ थी उसकी। हसन और मैं हमेशा पूछते कि वो क्या गाती थी। अली ने हमें जाने कितनी बार बताया था और हम इसे जानते थे, फिर भी पूछते, क्योंकि हम अली को गाते हुए सुनना चाहते थे। वो अपना गला साफ करता और गाना शुरू करता। पहाड़ पर खड़े होकर मैंने पुकारा शेरे खुदा अली का नाम। ओ अली, शेरे खुदा, शाह मर्दा, हमारे दुखते दिलों में खुशी भर दो। फिर वो हमें याद दिलाता कि उन लोगों के बीच एक भाईचारा होता है जो एक ही छाती से दूध पीते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे वक्त भी नहीं तोड़ सकता। हसन और मैंने एक ही छाती से दूध पिया था। हमने एक ही आंगन के एक ही लॉन में चलना सीखा था और एक ही घर के नीचे हमने अपने पहले लफ्ज़ बोले थे। मेरा पहला लफ्ज़ था बाबा, उसका था आमिर, मेरा नाम। उन सबको पीछे मुड़कर देखते हुए मैं सोचता हूँ कि 1975 की सर्दियों में और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी बुनियाद उन पहले लफ्ज़ों में ही पड़ गई थी। लोगों में एक किस्सा मशहूर था कि मेरे अब्बा ने एक बार बलूचिस्तान में अपने हाथों से काले भालू को चित कर दिया था। अगर ये कहानी किसी दूसरे आदमी के बारे में होती तो हंसी में उड़ा दी गई होती, क्योंकि बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना अफ़गानियों की फितरत है। दुख की बात यह है कि ये आदत पूरी कौम में फैली हुई है। अगर कोई ये शेखी भगा रहे कि उसका बेटा एक डॉक्टर था, तो ये ज़्यादा मुमकिन है कि बच्चे ने एक बार हाई स्कूल में जीव विज्ञान की परीक्षा पास की होगी। लेकिन तब भी बाबा के बारे में किसी कहानी की सच्चाई पर कोई संदेह नहीं करता, और अगर कोई संदेह करे तो फिर बाबा की पीठ पर जख्म की 3 वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी तो हैं ना। मैंने अनगिनत बार लड़ते हुए बाबा की कल्पना की थी। मैंने इसके बारे में सपने तक देखे थे और उन सपनों में भी मैं बाबा और भालू में फ़र्क नहीं कर सका। रहीम खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले बाबा के बारे में वो बात कही थी
जिसकी वजह से आखिरकार बाबा का वो मशहूर नाम चल पड़ा था, तूफ़ान आका। बाबा के लिए काफ़ी दुरुस्त नाम था। मेरे अब्बा कुदरत की ताकत थे। वो घनी दाढ़ी वाले एक लंबे पख्तून का नमूना थे। घुंघराले भूरे बालों की एक ज़िद्दी फसल जो उतनी ही बेलगाम थी जितना खुद आदमी। हाथ जो बेद मजनू उखाड़ देने की ताकत वाले दिखते थे, और काली आंखें जिनके बारे में रहीम खान कहते, उनके आगे शैतान भी घुटनों के बाल गिरकर रहम की भीख मांगता। दावतों में जब पूरे 6 फुट 5 इंच वाले मेरे अब्बा कमरे में तूफान की तरह दाखिल होते तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता, जैसे सूरजमुखी सूरज की ओर मुड़ जाती है। बाबा को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था, वे सोए हुए हों तब भी। मैं अपने कानों में रुइयों की गोलियां ठूस लेता, अपने सर के ऊपर तक कंबल खींच लेता, लेकिन तब भी बाबा के खर्राटों की आवाज़ घुर्राते हुए ट्रक के इंजन की तरह दीवारों को छेदती रहती। और मेरा कमरा तो बाबा के कमरे से एक हॉल के पार था। ये मेरे लिए अब भी एक राज है कि मेरी अम्मी उसी कमरे में बाबा के साथ हमेशा कैसे सो लेती थी। ये बात उन बातों की लंबी सी फेहरिस्त में से एक थी जिन्हें मैं अम्मी से पूछता अगर कभी उनसे मिला होता। 1960 के दशक के अंतिम कुछ सालों में बाबा ने एक यतीम खाना बनाने का फैसला किया। तब मैं 5वीं या 6ठी जमात में था। मैंने ये बात रहीम खान से सुनी। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ने खुद खाका खींचा है, हालांकि उन्हें कभी तामीरात का तजुर्बा बिल्कुल नहीं रहा। संदेह करने वालों ने जोर दिया कि वो ये बेवकूफ़ी बंद करें और एक आर्किटेक्ट रख लें। जाहिर है बाबा ने इनकार कर दिया और सारे लोगों ने उनके ज़िद्दी तौर तरीक़ों पर निराशा से सर हिलाया। फिर बाबा कामयाब रहे और हर एक आदमी ने हैरानी में अपना सर उनकी विजय के तौर तरीक़ों पर हिलाया। बाबा ने 2 मंजिले यतीम खाने की तामीर के लिए सारी रकम खुद की। वो यतीम खाना काबुल नदी के दक्षिण में जादे मेवाड़ की मुख्य पट्टी के दूसरी तरफ है। रहीम खान ने मुझे बताया कि बाबा ने पूरे मंसूबे में खुद रकम लगाई है। इंजीनियरों, बिजली मिस्त्रियों, सीसागरों और मज़दूरों को मजदूरी अदा की। इसके अलावा शहर के अफसरान की तो कोई गिनती नहीं, जिनकी मूँछों में तेल लगाने की ज़रूरत होती है। यतीम खाने को पूरा होने में 3 साल लगे। तब मैं 8 साल का था। मुझे यतीम खाने के चालू होने से पहले वाला दिन याद है। उस दिन बाबा मुझे काबुल से कुछ मील दूर उत्तर में गालगा झील ले गए थे। उन्होंने मुझसे हसन को भी साथ ले चलने को कहा, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि हसन भाग गया है। मैं अकेले बाबा का साथ चाहता था। और इसके अलावा एक बार गालगा झील पर हसन और मैं पत्थर तैरा रहे थे, तो हसन ने अपना पत्थर 8 बार तैराया और मैं अधिक से अधिक 5 बार ही तैरा सका। बाबा वहाँ थे और देख रहे थे। उन्होंने हसन की पीठ थपथपाई थी। उन्होंने उसके कंधे के गिर्द हाथ भी रखा था। हम झील के किनारे एक पिकनिक टेबल पर बैठे, बस बाबा और मैं। हमने उबले हुए अंडे और नान में भरे हुए कोफ्ते और अचार खाए। पानी गहरे नीले रंग का था और सूरज की रोशनी इसके शीशे की तरह साफ सतह पर चमक रही थी। जुमे को झील पर परिवारों की भीड़ धूप में जमा होती, लेकिन वो हफ्ते का दूसरा दिन था और वहाँ सिर्फ बाबा और मैं थे। हम और लंबे बालों और दाढ़ी वाले पर्यटकों का एक जोड़ा देखा। मैंने उन्हें हिप्पी कहे जाते सुना। वो घाट पर बैठे अपने पाँव पानी में हिला डुला रहे थे। उनके हाथों में मछली पकड़ने के कांटे थे। मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? लेकिन बाबा ने जवाब नहीं दिया। वो गुड़गुड़ा कर रह गए। वे अगले दिन देने के लिए भाषण तैयार कर रहे थे। वे हाथों से लिखे पन्नों को उलटते पलटते यहाँ वहाँ पेंसिल से कुछ नोट करते हुए बैठे थे। मैंने अपने अंडे से एक टुकड़ा काटा और बाबा से पूछा कि मेरे स्कूल में एक बच्चे ने जो कहा था क्या वो सही है कि आप अंडे के छिलके का टुकड़ा खा गए थे और आपने इसका पेशाब किया था? बाबा फिर घुरघुराए। मैंने सैंडविच का एक टुकड़ा लिया। पीले बालों वाले पर्यटकों में से एक हंसा और दूसरे की पीठ पर हौल जमा दिया। झील के पार दूर एक पहाड़ी के कोने में एक ट्रक धीरे धीरे सरक रहा था। सूरज की रोशनी इसके पीछे देखने वाले शीशे में चमक उठी थी। मैं सोचता हूँ मुझे सरातान है, मैंने कहा। कैंसर? बाबा ने हवा के झोंकों से फड़फड़ा रहे पन्नों से सर उठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोडा खुद ले लूँ, बस मुझे कार के ट्रंक से इसे लाना था। अगले दिन यतीम खाने के बाहर कुर्सियाँ कम पड़ गई थी। बहुत सारे लोगों को खड़े होकर पूरी तकरीब देखनी पड़ी।
उस दिन हवा बह रही थी और मैं इमारत के मुख्य दरवाजे के बाहर बने छोटे से मंच पर बाबा के पीछे बैठा था। बाबा ने हरा सूट और काराकुल टोपी पहन रखी थी। उनके भाषण के बीच में हवा ने उनकी टोपी उड़ा दी और सारे लोग हंस पड़े। उन्होंने मुझे टोपी पकड़कर रखने को कहा, जिससे मुझे खुशी हुई, क्योंकि तब हर एक आदमी देख रहा था कि वो मेरे अब्बा हैं, मेरे बाबा। वे माइक की ओर मुड़े और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इमारत उनकी टोपी से ज़्यादा मजबूत थी, और फिर सारे लोग हंस पड़े। जब बाबा ने अपना भाषण ख़त्म किया तो लोग खड़े हो गए, उनकी हौसला अफजाई की। वो देर तक तालियां बजाते रहे और इसके बाद लोगों ने उनसे हाथ मिलाए। कुछ लोगों ने मेरे बाल बिखेर दिए और मुझसे भी हाथ मिलाया। मुझे बाबा पर खुद पर बहुत नाज हुआ। लेकिन बाबा की कामयाबियों के बावजूद लोग उन पर हमेशा शक करते थे। वो कहते कि बाबा ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो उनके खून में नहीं है। उन्हें अपने अब्बा की तरह कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। बाबा ने न सिर्फ अपना कारोबार चलाकर बल्कि काबुल के सबसे धनी कारोबारी बनकर उन्हें बुरी तरह गलत साबित किया। बाबा और रहीम खान ने कालीन निर्यात का कारोबार, दवा की 2 दुकानें और एक रेस्टोरेंट के जरिए बेहद कामयाबी पाई। जब लोग बाबा पर हंसते कि बाबा की कभी अच्छे घर में शादी नहीं होगी क्योंकि आखिरकार वो शाही खून से तो नहीं थे, तो बाबा ने मेरी अम्मी से शादी की। सोफिया अकरामी बेहद पढ़ी लिखी थी और पूरे काबुल में उनसे सबसे इज्जतदार, खूबसूरत और नेक औरतों में गिना जाता था। अब वो न सिर्फ विश्वविद्यालय में फ़ारसी साहित्य पढ़ाती थी, बल्कि वो एक शाही खानदान से भी थी। इस बात पर मेरे अब्बा मजाकिया तरीके से खुद पर संदेह करने वालों के सामने मेरी अम्मी को मेरी शहज़ादी कहते थे। मेरे अब्बा ने अपनी आसपास की दुनिया को अपनी पसंद के मुताबिक ढाल लिया था। इसका खुला अपवाद मैं था। बेशक बाबा की मुश्किल ये थी कि वो दुनिया को सफ़ेद और स्याह में ही देखते थे, और वो ही ये भी तय करते थे कि क्या काला है और क्या सफ़ेद। आप ऐसे आदमी से प्यार नहीं कर सकते जो अपने जीने के तौर तरीके से खुद को भी डराए बिना नहीं रहता हो। ये भी हो सकता है कि आप उससे थोड़ी नफ़रत भी करने लगें। जब मैं 5वीं जमात में था तो एक मौलवी हमें इस्लाम के बारे में पढ़ाने आता था। उसका नाम मुल्ला फ़तिउल्लाह खान था, एक नाटा दुबला आदमी जिसके चेहरे पर मुहासों के दाग थे। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने हमें ज़कात और हज के सवाब के बारे में सिखाया। उसने हमें रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की जटिलता के बारे में सिखाया। उसने हमें कुरान की आयतें याद कराईं। हालांकि उसने कभी हमारे सामने उनका तर्जुमा नहीं किया, लेकिन उसने हम पर जोर डाला कि हम अरबी शब्दों को सही सही पढ़ें ताकि खुदा हमें बेहतर तरीके से सुन सके। कभी कभी इसके लिए उसने बेद मजनू की नंगी टहनियों का भी सहारा लिया। उसने एक दिन हमें बताया कि इस्लाम में शराब पीना बहुत बुरा गुनाह माना जाता है। जो लोग पीते हैं उन्हें क़यामत के दिन अपने गुनाह की सफाई देनी होगी। उन दिनों काबुल में शराब का चलन आम था। कोई भी इसके लिए किसी को रोकता ना था, लेकिन जो अफ़गानी शराब पीते थे वो ऐसा छुप कर करते थे। उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती थी। लोग अपनी स्कॉच दवा के रूप में कुछ चुनी हुई फार्मेसियों से भूरे कागज़ के थैले में रख कर लाते थे। वे इस थैले को नज़र से दूर छुपा कर चलते। कभी कभी तो उन लोगों की नज़र से बचते हुए बहुत खुफिया तरीके से उन्हें लाया जाता जो दुकानों की इस तरह की लेन देन की शोहरत के बारे में जानते थे। मुल्ला फ़तिउल्लाह खान ने क्लास में हमें जो पढ़ाया उसके बारे में मैंने बाबा को तब बताया था जब हम ऊपर बाबा के पढ़ने के कमरे में थे। ये उनका स्मोकिंग रूम था। उस समय बाबा अपने कमरे के कोने में बने बार में विस्की डाल रहे थे। उन्होंने मेरी बात सुनी, सर हिलाया और गिलास से एक घूंट भरी। इसके बाद वो चमड़े के सोफे पर लेट गए, गिलास नीचे रख दिया और मुझे अपनी गोद में खींच लिया। मुझे लगा मानो मैं पेड़ के 2 तनों पर बैठा हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नाक से उसे छोड़ा। हवा उनकी मूँछों से सरसराती हुई निकली। ऐसा लगा मानो वो हमेशा से होता आ रहा है। मैं फैसला नहीं कर सका कि मैं उनके गले लग जाऊं या जानलेवा डर के मारे उनकी गोद से छलांग लगाकर भाग जाऊं। मैं देख रहा हूँ तुम स्कूल में जो सीख रहे हो और जो असली पढ़ाई है उसमें उलझ गए हो, उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में कहा। लेकिन अगर उन्होंने जो कहा है वो सही है तो आप इससे गुनहगार ठहरते हैं बाबा? बाबा ने बर्फ़ का टुकड़ा अपने दांतों के बीच तोड़ा। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारे अब्बा गुनाह के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ। तब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसे समझना होगा
और अभी समझना होगा आमिर, तुम कभी उन दाढ़ी वाले बेवकूफ़ों से कोई बात नहीं सीखोगे। मुल्ला फतेहुल्ला खान से? बाबा ने अपने गिलास से इशारा किया। गिलास के भीतर बर्फ़ टनटनाई। उन सब से मैं उन सारे घमंडी बंदरों की दाढ़ी पर पेशाब करता हूँ। मैं खिलखिला उठा। किसी बंदर की दाढ़ी पर, चाहे वो घमंडी हो या कुछ और, बाबा के पेशाब करने का ख्याल काफ़ी मज़ेदार था। वो कुछ नहीं करते, बस अपनी तस्बीहें घिसते रहते हैं और एक ऐसी किताब पढ़ते रहते हैं जो ऐसी ज़बान में लिखी गई है जिसे वो समझते तक नहीं। उन्होंने एक घूंट भरे। अल्लाह ही हमें बचाएगा अगर अफ़गानिस्तान कभी इनके हाथों में पड़ गया। मैंने हंसी को दबाते हुए कहा, लेकिन मुल्ला फतेहुल्ला खान भले दिखते हैं। चंगेज़ खान जितना, बाबा ने कहा। उनकी बातें रहने दो। तुम्हें गुनाह के बारे में कहा था ना, और मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम सुन रहे हो? हाँ, अपने होठों को भींचते हुए मैंने कहा, लेकिन एक खिलखिलाहट मेरी नाक से निकल गई। इससे खराटे जैसी आवाज़ निकली और इससे मेरी हंसी फिर छूट गई। बाबा की पत्थर जैसी आंखें मेरे भीतर धंस गईं और उसके बाद मैं आगे और न हंस सका। मैं तुमसे इस तरह बात करना चाहता हूँ जैसे एक मर्द दूसरे मर्द से बात करता है। क्या तुम्हें लगता है तुम एक बार ऐसा कर पाओगे? हाँ बाबा जान, मैं फुसफुसाया। मैं इस बात पर चकित था और ये पहली बार नहीं था कि बाबा कैसे कुछ एक शब्दों से मुझे इतनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। थोड़े समय के लिए कितना अच्छा माहौल था। अक्सर बाबा इस तरह मुझसे बात नहीं करते थे, अपनी गोद में लेकर तो और भी नहीं। और मैं बेवकूफ़ था, मैंने इसे बर्बाद कर दिया। अच्छा, बाबा ने कहा, लेकिन उनकी आंखें भटकती रही। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्ला क्या सिखाते हैं। गुनाह सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो है चोरी। बाकी सभी गुनाह चोरी के ही अलग अलग रूप हैं। समझे तुम इसे? नहीं बाबा जान, लेकिन मैं बेकरारी से चाहता था कि मैं इसे समझ जाऊं। मैं उन्हें फिर से निराश नहीं करना चाहता था। बाबा ने बेसब्री से एक ठंडी सांस खींची। उसमें चिढ़ने का पुट भी था, क्योंकि बाबा बेसब्र आदमी नहीं थे। मैंने उन सारे दिनों को याद किया जब वो अंधेरा होने से पहले घर नहीं आते थे और मुझे अकेले रात का खाना खाना पड़ता था। जब वो घर लौटते तो मैं अली से पूछता कि बाबा कहाँ थे। मैं ये पूरी तरह जानता था कि मैं बन रही इमारत वाली जगह पर थे, जहाँ उन्हें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना और कुछ चीज़ों की निगरानी करना होता था। क्या इससे उन्होंने कभी सब्र नहीं खोया? मैं उन सारे बच्चों से नफ़रत करता था जिनके लिए वो यतीम खाना बनवा रहे थे। कभी कभी मैंने ये भी चाहा कि वो अपने माँ बाप के साथ ही क्यों नहीं मर गए। जब तुम एक आदमी को मारते हो तो तुम एक जीवन को चुराते हो, बाबा ने कहा। तुम उसकी बीवी से उसके शौहर को चुराते हो, उसके बच्चों से उनके अब्बा को। जब तुम कोई झूठ बोलते हो तो तुम किसी के सच जानने के अधिकार को चुराते हो। जब तुम ठगते हो तो तुम भलाई के अधिकार को चुराते हो। देखा तुमने? मैंने देखा। जब बाबा 6 साल के थे तो एक चोर आधी रात को मेरे दादा के घर में घुस आया था। मेरे दादा ने उसका मुकाबला किया, लेकिन चोर ने उनके गले में छुरी मार दी और बेदर्दी से उन्हें मार डाला। उसने बाबा से उनके अब्बा को छीन लिया। मेरे दादा एक इज़्ज़तदार जज थे और जब अगले दिन दोपहर से पहले ही शहर के लोगों ने कातिल को पकड़ा तो वो कुंदुज इलाके का आवारा निकला। उन्होंने उसे जौहर की नमाज से भी 2 घंटे पहले एक पुराने देवदार के पेड़ की शाखा से लटका कर फांसी दे दी। मुझे ये कहानी बाबा ने नहीं, रहीम खान ने सुनाई थी। मैं हमेशा दूसरे लोगों से ही बाबा के बारे में जानता था। चोरी से बढ़कर और कोई घिनौना काम नहीं है आमिर, बाबा ने कहा। एक आदमी जो ऐसी चीज़ लेता है जो उसकी नहीं है, चाहे वो ज़िंदगी हो या नाम का एक टुकड़ा, मैं ऐसे आदमी पर थूकता हूँ। अगर कभी ऐसा आदमी मुझसे टकरा जाए तो अल्लाह ही उसकी खैर करे। तुम समझे? हाँ बाबा। बाबा के किसी चोर को बुरी तरह मारने का ख्याल मेरे लिए एक साथ ही मज़ेदार भी था और बुरी तरह डराने वाला भी था। अगर वहाँ कोई खुदा है तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके पास मेरे स्कॉच पीने या सूअर का गोश्त खाने जैसी चीज़ों पर नज़र रखने से ज़्यादा अहम काम होंगे। अब उतर जाओ। गुनाह पर इस बातचीत से मुझे शराब की फिर से तलब होने लगी है।
मैंने उन्हें बार में अपना गिलास भरते देखा और मुझे इस पर हैरानी हुई कि अभी हमने जिस तरह बात की है कब उस तरह फिर से बात कर पाएंगे, क्योंकि सच ये था कि मुझे महसूस होता था कि बाबा मुझसे थोड़ी नफरत करते थे। और क्यों नहीं करें, कम से कम मैंने उनकी प्यारी बीवी, उनकी खूबसूरत शहजादी को मार डाला था। नहीं, मैं थोड़ा बहुत यही कर सकता था कि मुझे उनकी तरह रसूख हासिल करना था, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बन सका, बिल्कुल नहीं। स्कूल में हम एक खेल खेलते थे जिसे शेर जंगी कहा जाता था। ये शेरों की जंग थी। हमारे फारसी के उस्ताद हमें इसे खिलाते थे और ये कुछ इस तरह खेला जाता था कि आप किसी नज़्म का कोई शेर पढ़ेंगे और आपके मुकाबिल को 60 सेकंड के भीतर ऐसा शेर पढ़ना होता था जिसकी शुरुआत आपके शेर के अंतिम अक्षर से होती हो। मेरी क्लास में हर एक लड़का मुझे अपनी टीम में लेना चाहता था, क्योंकि 11 साल की उम्र में मैं खयाम, हाफिज़ या रूमी की मशहूर मसनवी से दर्जनों शेर पढ़ सकता था। एक बार मैं अकेले पूरी क्लास के मुकाबले खेला और जीत गया। उस रात मैंने इसके बारे में बाबा को बताया तो उन्होंने बस सर हिलाया और फुसफुसाए, अच्छा है। इस तरह मैं अब्बा की दूसरों को दूर रखने की आदत से बचा और अपनी मरी हुई अम्मी की किताबों में पनाह ली। किताबें, और बेशक हसन, मैंने हर चीज़ पढ़ी। रूमी, हाफिज़, सादी, विक्टर ह्यूगो, जूल्स वर्न, मार्क ट्वेन, इयान फ्लेमिंग। मैं इतिहास की उबा देने वाली किताबों को कभी नहीं छूता। मैं सिर्फ उपन्यास और महाकाव्य पढ़ता। जब मैंने अपनी अम्मी की सारी किताबें ख़त्म कर डाली तो अपने खर्च के लिए मिली रकम किताबों पर खर्च करने लगा। मैं हर हफ्ते सिनेमा पार्क के पास की किताबों की दुकानों से एक किताब ले आता और उसे अपने पास जमा करता। जब किताबों की शेल्फ भर गई तो मैंने उन्हें कार्डबोर्ड के डब्बों में जमा करने लगा। बेशक एक शायर से शादी करना एक बात थी और एक ऐसे बेटे की परवरिश करना दूसरी बात थी जो शायरी की किताबों में सरगड़ाए रहता था। खैर, मुझे लगता है बाबा ने जैसा से देखा था वैसा ये नहीं था। असली आदमी शायरी नहीं पढ़ता, और खुदा बचाए अगर वह शायरी लिखना शुरू कर दे। असली आदमी, असली बच्चे फुटबॉल खेलते हैं जैसे बाबा तब खेलते थे जब वो छोटे हुआ करते थे। उससे ज़्यादा गर्मजोशी और कहाँ थी। 1970 में बाबा ने यतीम खाने की तामीर से थोड़ी मोहलत निकाली और विश्व कप के मैच टीवी पर देखने के लिए तेहरान चले गए। उन दिनों अफ़गानिस्तान में टीवी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने फ़ुटबॉल टीम में मेरा नाम लिखा दिया ताकि मुझ में वही गर्मजोशी भर सकें। लेकिन मैं दर्द से भरा हुआ था। मैं अपनी गलतियों से अपनी ही टीम का नुकसान कर देता था। हमेशा एक खुशकिस्मत पास के रास्ते में आ जाता था या अनजाने में एक खुली गली का रास्ता रोक देता। अपने मरियल पैरों से मैदान पर मैं भद्दी चाल चलता था और पासों के लिए चिल्लाता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिले। और अपने हाथों को पागलों की तरह सर के ऊपर लहराते हुए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ चीखते हुए मैंने जितनी अधिक कोशिश की उतना ही मुझे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। जब ये पूरी तरह साफ हो गया कि मुझ में उनकी तरह खिलाड़ियों वाली जहानत का लेश मात्र भी नहीं बचा है, तो उन्होंने इसकी कोशिश की कि मुझ में वो गर्मजोशी भरा तमाशबीन बना दे। पक्के तौर पर मैं ये तो कर ही सकता था, नहीं क्या? जितने दिन तक मुमकिन था मैंने उतने दिनों तक झूठी दिलचस्पी बनाए रखी। जब काबुल की टीम ने कंधार की टीम के खिलाफ गोल किया तो मैंने बाबा के साथ मिलकर उसे शाबाशियाँ दी, और जब रेफरी ने हमारी टीम के खिलाफ पेनल्टी का फैसला किया तो हमने रेफरी को भला बुरा भी कहा। लेकिन बाबा ने मुझ में सच्ची दिलचस्पी की कमी को भांप लिया और ख़ुद को ये कड़वी सच्चाई मानने पर मजबूर कर लिया कि उनका बेटा कभी फुटबॉल खेलने या देखने नहीं जाने वाला था। मुझे याद है बाबा एक बार मुझे बुजकशी के सालाना खेल में ले गए थे। ये बसंत के पहले दिन लगता था। ये नया साल का दिन था। बुजकशी तब भी और अब भी अफ़गानिस्तान का कौमी जुनून है। इसमें चापंदाज होते हैं जो काबिल घुड़सवार होते हैं। अमीर शौकीन लोग उनकी सरपरस्ती करते हैं। चापंदाजों को लोगों के जमावड़ों के बीच में घोड़े पर सर पर दौड़ते हुए बकरी या किसी जानवर की लाश उठानी होती है। फिर वो उस लाश को लेकर उसी चाल में स्टेडियम में चक्कर लगाते हैं और एक तयशुदा घेरे में डालते हैं। इस बीच दूसरे चापंदाजों का एक दल उनका पीछा करता है और अपनी पूरी ताकत से उससे लाश को छीनने की कोशिश करता है। इसके लिए वो ठोकरों से, पंजों से, कोड़ों से या घूंसों से हमला करते हैं। उस दिन जब मैदान में घुड़सवार लाशों के लिए अपनी लड़ाई को धूल के बादलों के बीच
चीख पुकार और धक्का मुक्की में डुबो देते हैं तो भीड़ जोश में गरजती है। धरती खुरों की ठाप से कांपने लगती है। हमने ये सब ऊपरी सीटों पर से देखा जब घुड़सवार हमें पीछे छोड़ते हुए सरपट भागे। वो तेजी से चीख रहे थे और उनके घोड़ों के मुंह से फैन उड़ रही थी। एक मौके पर बाबा ने किसी को दिखाया, आमिर, तुम उस आदमी को देख रहे हो जो उन दूसरे लोगों के बीच में बैठा हुआ है? मैंने देखा। वही हेनरी किसिंजर है। ओह, मैंने कहा। मैं नहीं जानता था कि हेनरी किसिंजर कौन थे। शायद मैंने पूछ लिया होता, लेकिन तभी मैंने दहशत के साथ देखा कि एक चापनदाज अपनी जीन से गिर गया और खुरों के नीचे कुचल गया। उसकी लाश को आनन फानन में एक फटी हुई गुड़िया की तरह उछालकर फेंक दिया गया। आखिरकार उसे लुढ़काना तब बंद हुआ जब भीड़ जाने लगी। वो एक बार फड़का और फिर शांत पड़ गया। उसके पाँव अजीब तरह से मुड़ गए। उसका खून बह बह कर रेत में मिल रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। घर लौटते हुए पूरे रास्ते में रोता रहा। मुझे याद है बाबा के हाथ स्टीयरिंग व्हील के गिर्द किसी तरह बिछे हुए थे। खामोशी से गाड़ी चलाते हुए अपने चेहरे पर अपमान के भावों को छुपाने की बाबा की दिलेरी भरी कोशिशों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बाद में उस रात में जब अपने अब्बा के स्टडी रूम के पास से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें रहीम खान से बात करते हुए सुना। मैंने सुनने के लिए अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। शुक्र है कि वो तंदुरुस्त है, रहीम खान कह रहे थे। जानता हूँ, लेकिन वो हमेशा उन किताबों में डूबा रहता है या घर के आसपास फिरता रहता है, मानो वो किसी ख्वाब में खोया हुआ है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाबा बहुत मायूस लग रहे थे। वो गुस्से में थे। रहीम खान हंसे। बच्चे रंग भरने वाली किताबें नहीं होते। तुम उन पर अपने पसंदीदा रंग नहीं चढ़ा सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रहीम खान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था और ना ही वे बच्चे ऐसे थे जिनके बीच मैं बड़ा हुआ। तुम्हें पता है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें तुम सबसे खुदपरस्त आदमी हो, रहीम खान बोले। और मैं जितने लोगों को जानता था उनमें वो अकेले आदमी थे जो बाबा को ऐसी बातें कह सकते थे। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, तब क्या है? मैंने बाबा की कुर्सी के चमड़े की मचमचाहट सुनी, मानो वो पहलू बदल रहे हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने कानों को दरवाजे पर और ज़ोर से सटा लिया। मैं सुनना चाह भी रहा था और नहीं भी। कभी कभी मैं इस खिड़की से उसे गली में पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ वो कैसे उसे धक्का देते हैं, उसके खिलौने उससे छीन लेते हैं, उसे यहाँ धकेलते हैं, वहाँ पीटते हैं। और तुम्हें पता है रहीम खान, वो कभी पलट कर नहीं लड़ता, कभी नहीं, और बस अपना सर झुका लेता है। और तो वो लड़ाका नहीं है, रहीम खान बोले। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था रहीम, और तुम ये जानते हो। बाबा पीछे क्यों झुके। इस लड़के में कुछ कमी है। हाँ, थोड़े शातिर बनने की कमी है। अपना बचाव करना कहीं से भी शातिर होना नहीं है। तुम जानते हो, जब पड़ोस के बच्चे उसे छेड़ते हैं तो हमेशा क्या होता है? तब हसन बीच में आता है और उन्हें रोकता है। इससे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब वो घर लौटते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, हसन के चेहरे पर खरोंचें कैसे आई? और वो कहता है कि वो गिर गया था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रहीम कि इस लड़के में कुछ कमी है। तुम्हें बस उसे अपने रास्ते खुद बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। और वो किधर जाएगा? एक लड़का जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो एक ऐसा आदमी बनेगा जो किसी चीज़ के लिए भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हमेशा की तरह तुम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बनाकर देख रहे हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुम इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हें डर है कि वो कभी तुम्हारा कारोबार नहीं संभाल सकेगा। अब कौन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा आसान बना रहा है? बाबा ने पूछा। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे और उसके बीच लगाव है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ी जलन है, पर मैं खुश हूँ। मेरा मतलब ये है कि उसे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसे समझे, क्योंकि खुदा जानता है मैं उसे नहीं समझता। लेकिन आमिर के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे इस तरह परेशान करता है कि मैं उसे बता नहीं सकता। वो ऐसा है कि
मैं उन्हें सही शब्दों को तलाशते हुए और उन्हें पाते हुए देख सकता था। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह सुन लिया। अगर मैंने डॉक्टर को अपनी बीवी के भीतर से उसे निकालते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि वो मेरा बेटा है। अगली सुबह मेरा नाश्ता तैयार करते हुए हसन ने पूछा कि क्या कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है। मैंने उसे एक झलक देकर कहा कि वो अपने काम से काम रखे। रहीम खान की शातिर पढ़ने वाली बात गलत थी।